ओके गाइस, चलो बातें बातें बंद, बातें बंद, बातें बंद, ध्यान दो। इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक लाइक सब लोग? एक बार कुछ याद है क्या था इसमें, क्या पढ़ रहे थे, क्या सिलेबस था, कितने यूनिट थे, कि भूल गए? सारा का सारा लॉकडाउन में पढ़ा था हमने, है ना? तो चलो, मेरे ख्याल से बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये टॉपिक हो गया है। मनी समझ में आया? पैसा किसको बोलते हैं? गुड। पार्टीशन वैल्यू हो गया। सब निकालते आते पार्टीशन वैल्यूज? गुड। एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसका जब भी आपका कॉलेज आपका क्या लेगा, एग्जाम। और मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने सब पे टेस्ट भी कंडक्ट कर ली है, मार्क्स भी दे दिए उसके। गुड। इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र हो गया। रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया हो गया, है ना? तो अभी अपने को अगला टॉपिक स्टार्ट करना है, कौन सा? पॉपुलेशन। अब आप बोलोगे पॉपुलेशन में क्या पढ़ना होता है, तो आओ वो देखते हैं ना क्या पढ़ना होता है। ये है भाई हमारा टॉपिक। आइए वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू राइट। जितना आसान 11 का इकोनॉमिक्स है उतना ही आसान 12th का भी इकोनॉमिक्स है, पर आपके बेसिक्स अच्छे से पढ़े हुए होने चाहिए, तो मजा आएगा आपको और भी अच्छे से। थोड़ा फैन का स्पीड बेटा कम कर दो, एसी चल रहा है वैसे। और वो लाइट भी चालू कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। चलो आओ देखें क्या लिखा है, देखो। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। क्या मतलब होता है डेवलपिंग कंट्री का? जो कंट्री डेवलप हो रही है। तो कितने कैटेगरी है कंट्रीज की वैसे देखा जाए तो इस टाइप में तीन। एक होता है अनडेवलप, अनडेवलप। वैसे तो आज के तारीख में कोई अनडेवलप नहीं है। एकदम ही एक देश होगा जहां अभी भी आदिवासी लोग रहते हैं तो उसको बोलेंगे क्या? अनडेवलप। ऐसी कोई सोसाइटी रही नहीं। एक होती है फिर डेवलप। अब डेवलप इकोनॉमी के एग्जांपल्स बताओ। यूएसए, जर्मनी, कनाडा, China. I'm not sure whether they call themselves as a developed because they are also developing. अभी काफी सारी चीजें ऐसी है जो अनबैलेंस्ड और अनइक्वल है। चाइना में भी गरीबी अभी भी बहुत है, हर किसी को रोजगार उपलब्ध हो ऐसा नहीं है, लाइफ स्टैंडर्ड उतना हाई नहीं है, पर वो तेजी से बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि डेवलप हो जाए, पर दे आर स्टिल डेवलपिंग। इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड और डेवलपिंग में बहुत फर्क है। इफ यू गो टू जर्मनी sometime and you get a chance to go there, if you visit UAE sometimes, see the you will see actual development. एक्चुअली सबसे अच्छा आसान तरीका होता है कि कोई कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप है या डेवलपिंग है ये पता करने का, वहां के मेजोरिटी ऑफ पीपल का लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है। अब लाइफ स्टैंडर्ड किससे आता है? हाउ पीपल गेट ए स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो आता है उनकी खर्चा करने की एबिलिटी से। अब जिस भी देश में लोगों की खर्चा करने की एबिलिटी ज्यादा है वहां पे उनका स्टैंडर्ड भी कैसा रहेगा? हाई रहेगा। अब हमारे देश में आपको क्या लगता है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल का लाइफ स्टैंडर्ड हाई है कि लो है? एवरेज से भी नीचे है। रीजन क्या है? क्योंकि उनकी खर्चा करने की क्या नहीं है? कैपेसिटी। आप बोलोगे सर कमाने की कैपेसिटी होनी चाहिए ना, पर इकोनॉमिक्स में कभी कमाने की कैपेसिटी के हिसाब से लाइफ स्टैंडर्ड को डिफाइन किया जाता नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति की खर्चा करने की कैपेसिटी कितनी है इस पे से तय होता है कि उसका लाइफ स्टैंडर्ड क्या है। अब अल्टीमेटली खर्चा करने की कैपेसिटी तभी आएगी जब आपकी क्या बढ़ेगी? इनकम बढ़ेगी। तो आप जब डेवलप कंट्री में जाते हो तो आपको दिखता है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, so they can spend good amount of money, so they can live the good and standard life. तो चलिए वापस आते हैं। इंडिया इज अ कौन सी कंट्री? डेवलपिंग। जब से मैं पैदा हुआ हूं मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है फर्स्ट स्टैंडर्ड से, तब से मैं यही पढ़ रहा हूँ कि इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री। मेरी उम्मीद है कि कम से कम मेरे पोते तो भी ये पढ़े कि इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री। दी रेट ऑफ, ये कारण भी आपको पता चलेगा कि हम क्यों लंबे समय तक से डेवलपिंग है और क्यों लंबे समय तक डेवलपिंग रहने वाले हैं, क्यों ये फेज खत्म करके हम डेवलप नहीं हो जाते। इसका कारण आपको पता चलेगा। क्या लिखा है देखो। द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन इट्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ग्रोथ। किसी भी देश की जो तरक्की होती है ना, ग्रोथ होती है, इसको दो पैमाने पे नापो। एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। जीडीपी कितना है, यह है क्वांटिटेटिव ग्रोथ। और हेल्थ की और एजुकेशन की फैसिलिटी कैसी है और कितने लोग लिटरेट है और इलिटरेट है, ये है कौन सी ग्रोथ? क्वालिटेटिव। तो जब आप किसी देश को या देशों को कंपेयर करो तो उसमें दो चीजें देखनी, ऐसे पैरामीटर्स देखने के जो क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं और ऐसे पैरामीटर देखने के जो क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे है कि द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन इट्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ग्रोथ विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्या? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से भी आप तय कर सकते हो कि किसकी ग्रोथ कम रहेगी किसकी ग्रोथ ज्यादा। अब इसका ये तो बिल्कुल पैरामीटर नहीं है कि पॉपुलेशन ज्यादा मतलब ग्रोथ भी क्या? ज्यादा, और पॉपुलेशन कम मतलब ग्रोथ भी क्या? कम। पर एक बात है, पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी तो क्वांटिटेटिव फिगर्स उस देश के हमेशा ही ज्यादा मिलेंगे।
अगर आपको देखना है कि कितना टन गेहूं पैदा होता है, तो भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है भारत में ये फिगर भी कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। लोग कितना कंज्यूम कर जाते हैं डीजल और पेट्रोल, इसकी अगर फिगर आपको देखनी है तो भारत में पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये फिगर भारत में कैसा रहेगा, ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि भारत एक दूसरे देशों से क्या है, बेहतर है। इसके कई सारे व्यूज होते हैं, डायमेंशंस होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो नेशनल इनकम। अब देखा जाए तो यूएसए की पॉपुलेशन हमसे थोड़ी सी क्या है, कम है। दे आर ऑल्सो हाईली पॉपुलेटेड एंड बिग कंट्री, पर उनका पॉपुलेशन इंडिया से क्या है, कम है। स्टिल देयर नेशनल इनकम इज मोर, वे टू लार्ज देन इंडिया। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा मतलब टोटल इनकम ऑफ अ नेशन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन। तो इसमें कुछ क्वालिटेटिव है, कुछ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। तो ये क्या था, एक इंट्रोडक्शन था। इसमें सिर्फ ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इंडिया एक कैसी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। और किसी भी देश के डेवलपमेंट को दो पैरामीटर्स पे नापा जाना चाहिए, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्या, क्वालिटेटिव। आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द एरिया एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन कभी स्टेबल नहीं है, पॉपुलेशन इज अ वेरिएबल। तो जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे क्या बदलते रहता है, पॉपुलेशन, क्योंकि लोग पैदा होते रहते हैं और लोग मरते रहते हैं। तो पॉपुलेशन क्या है कि हमारे एरिया में जो भी हमारा पॉलिटिकल एरिया है, अब इंडिया का मैप डिफाइंड है, वहां पे रहने वाले लोगों को ही इंडिया की क्या बोली जाएगी, पॉपुलेशन बोली जाएगी। और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वैसे तो हिंदुस्तान में ऑफिशियल जो गिनती होती है पॉपुलेशन की वो 10 महीने 10-10 साल से होती है, उसको सेंसस बोला जाता है। लास्ट टाइम सेंसस आया था 2011 में, और अभी जो सेंसस आएगा वो आएगा 2021 में। वैसे अब सिस्टम काफी बदल चुका है। एक बार आधार कार्ड बन जाए तो हमें ये भी पता चल गया कि कितने लोग हमारे देश में रहते हैं। देश में रहने वाले लोग अलग चीज है, देश की नेशनलिटी वाले लोग अलग चीज है, देश में रहने वाले फॉरेन नेशनल अलग चीज है, देश के नेशनल है पर फॉरेन में रहते हैं ये लोग भी अलग है। और आने जाने वाले और माइग्रेट करने वाले लोग जिनके पास कोई दस्तावेज डॉक्यूमेंट नहीं है, इलीगल माइग्रेंट्स जिसको बोलते हैं, ये भी अलग है। तो पॉपुलेशन इतने बड़े देश का गिनना कोई बहुत आसान काम नहीं है। आप अपने कॉलोनी का तक क्या नहीं गिन सकते, पॉपुलेशन नहीं गिन सकते। तो सोचो कि भारत का पॉपुलेशन अगर डॉट टू डॉट करेक्ट चाहिए तो ये इतना आसान काम नहीं है। बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी अब हम और भी बेहतर आंकड़े आज इकट्ठा कर पा रहे हैं। अभी क्या होता है कि अगर हॉस्पिटल में किसी का बर्थ होता है तो तुरंत उसके क्या मेंटेन हो जाते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, सब ऑनलाइन चढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट को तुरंत पता चलता है। डेथ भी होती है तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको कहाँ लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में डेथ हुई तो वहां से रिकॉर्ड चले जाते हैं, उसको जलाने लेके जाओ तो वहां रिकॉर्ड हो जाता, अगर उसको गाड़ने लेके जाओ तो वहां हो जाता, मतलब जैसे भी होता है। तो अब ये रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन हो रहे हैं। पर खैर हमारी पॉपुलेशन ह्यूज है, इसके बारे में और भी चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। क्या लिखा है आगे देखो। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मेजर्ड वंस इन एवरी कितने साल, 10 साल। और इसको कहते हैं क्या, सेंसस सर्वे, जनगणना बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, जनगणना। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडिया's population was 121.02 करोड़। इज टू मच। आपको 121.02 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1 करोड़ से, तो उसमें कितने जीरो लगेंगे, 7। ओ माय गॉड, इट्स रियली अ बिग नंबर, दिस मच। 121, 12, 12, 123, इतने सारे ये लोग हैं जो कहाँ रहते हैं, हमारे देश में। तो यही हिंदुस्तान का दिल भी है। आधा ही दिया था उन्होंने, मैंने उसको पूरा कर दिया। चलो ठीक है। इंडिया रैंक्स सेकंड इन द वर्ल्ड इंडेक्स टू चाइना। तो अभी भी सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है, चाइना, और सेकंड पे कौन है, इंडिया। बोलो बढ़ना चाहते हो चाइना से आगे? चलो आगे देखते हैं। इंडिया है 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसको आपको मेमोराइज करना है। क्या याद करना है आपको कि इंडिया का रैंक कौन सा है, सेकंड। फर्स्ट रैंक किसका है, चाइना का। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो परसेंटेज के कंपैरिजन में वर्ल्ड के पॉपुलेशन की कितने परसेंट है, 17.5, लगभग 20%। मतलब दुनिया के हर 5 में से एक इंसान कौन है, इंडियन है। टू मच यार, इतना भी नहीं होना चाहिए। जहां जाओ वहां आपको हिंदुस्तानी मिलेगा ही मिलेगा। बट इट ऑक्युपाइड्स ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया। अब अगर लैंड एरिया देखो पूरे वर्ल्ड के मैप पे, तो इंडिया के पास एरिया कितना है, 2.5, और पॉपुलेशन कितनी है, 17%। तो डेंसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी? अरे मैथ्स के स्टूडेंट हो ना। अब विश्व के पटल पे, मैप पे, कम 2% के एरिया में दुनिया की कितनी आबादी रहती है, 17% आबादी रहती है। तो डेंसिटी तो ज्यादा होगी। तो इंडिया इज वेरी पॉपुलेटेड एंड वेरी डेंस कंट्री अल्सो। यहाँ पे हर छोटे छोटे एरिया में बहुत ज्यादा भीड़ आपको दिखाई देगी।
जेसीपी अगर गड्ढा खोद रहा हो तो यहाँ पे 50-100 लोग तो खड़े होकर सिर्फ ये देखते हैं कि जेसीपी की खुदाई कैसे होती है, तो आपको डेंसिटी का अंदाजा आ जाए। कोई होता कुछ नहीं है उसमें, और ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। एक देखता है, फिर उसको देख के दूसरों को भी लगता है चलो देख लेता हूँ। क्या मजा, लोगों को क्या मजा आती है क्या देखने में? जेसीपी की खुदाई। चलो, देखा है कि आपने भीड़ को जेसीपी से गड्ढे खोदते हुए? भले खड़े हो जाते वहां पे, 15 आधा आधा घंटा खड़े ही रहते हैं। क्या पता उनको लगता है कोई घड़ा निकल जाएगा अंदर से। ऑलराइट, लेट्स मूव। फिगर्स में क्या क्या याद रखना है बोलो? इंडिया का रैंक कौन सा है? सेकंड। फर्स्ट रैंक किसका है? चाइना का। वर्ल्ड के पूरे पॉपुलेशन में इंडिया का शेयर कितना है? 17.5। और लैंड एरिया कितना है? अब लैंड एरिया तो साल दर साल बदलेगा नहीं, पर ये जो फिगर्स है पूरे पॉपुलेशन में, ये साल दर साल क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। तो ये फिगर कौन से साल के गिनती की है? 2011 की। बहुत अच्छे, शाबाश। Population statistics are compiled and published by the Office of the Registrar General and Censor Commissioner of India। तो फिर अब भाई अगर देश में एक काम ये भी है कि पॉपुलेशन को गिनो, तो ये काम तो किसी ना किसी को दिया जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना आंकड़ा आ जाता है कि मेरे सपने में आया था रात को कि भारत की पॉपुलेशन बढ़ के 135 करोड़ हो गई, तो चलो फिगर डाल दो वेबसाइट पे 135 करोड़। नहीं भाई, इसके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, ऑफिसर्स है, लोग है, और इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि गिनते रहो कि इंडिया की पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। और उस ऑफिस का नाम क्या है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसर कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इसमें भी एक आईएएस ऑफिसर होगा, क्लास 1 ऑफिसर होगा, उसकी टीम होगी, लोग होंगे, ऑफिस है, एड्रेस है, सब है। वो लोग एक ही काम करते हैं, क्या गिनते हैं? देश का पॉपुलेशन। यू शुड नो, कुछ चीजें आपको पता होने चाहिए। इसको इन्होंने बोला है पॉपुलेशन फैक्ट। क्या बोलते हैं? कौटिल्य रोड। कौटिल्य कौन था? चाणक्य, आचार्य चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, बराबर है ना? इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था, इसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। इन द 3rd century बिफोर क्राइस्ट, इट प्रिस्क्राइब द कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स एज अ मेजर ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर टैक्सेशन। इन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा था ना, इसमें काफी सारी चीजें लिखी थी। वो तो बहुत पुराना जमाना था, और उस जमाने में भी इन्होंने इतनी सारी चीजें बताई थी कि एक राजा को अगर अच्छे से राज करना है तो उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन और माहिती होनी चाहिए। उसने टैक्स कैसे कलेक्ट करना चाहिए। वैसे हमारी सरकार आज सारी इंफॉर्मेशन रखती है जनता की, अरे रखती है कि नहीं? आपसे टैक्स लेती है कि नहीं? ये तो उन्होंने चाणक्य ने कई सालों पहले लिख के रखा था कि अगर आप एक अच्छे राजा बनना चाहते हो तो आपके पास पूरा डाटा, पूरा इंफॉर्मेशन और पूरी माहिती होनी चाहिए। और इसके लिए आपको पूरा एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा कि आपके स्टेट का पॉपुलेशन कितना है, ताकि आप आपके टैक्सेशन की पॉलिसी को अच्छे से क्या कर सको? फ्रेम कर सको। किससे कितना टैक्स लेना है, कौन कितना कमा रहा। हर व्यक्ति कमाता नहीं है, कभी कभी सरकारों को गरीबों की क्या करनी पड़ती है? मदद भी करनी पड़ती है। तो डाटा तो सरकार के पास होना चाहिए। A systematic and modern population census in its present form was conducted between 1865 and 1872 in different part of a country। भाई पॉपुलेशन की गिनती करना जरूरी है, पर आज के तरीके से, जो मॉडर्न तरीके से पॉपुलेशन की गिनती होती है, ये पहली बार 1865 से लेकर 1872 तक लोगों ने इसके नए नए क्या बनाए? तरीके बनाए। अब एक एक डायरी, एक रजिस्टर या कंप्यूटर या एक्सेल या सॉफ्टवेयर, कुछ भी होगा समय के अनुसार, जिसके कुछ फॉर्मेट तय करने पड़ेंगे ताकि बार बार उसका क्या ना हो? रिपीटेशन ना हो सकता है, बड़ा आसान है, सुनो। आप आपके घर में मम्मी पापा, आपका भाई, आप 3 लोग रहते हो। आपका बड़ा भाई, उसकी मिसेस और उसके बच्चे पूना में रहते हैं। कोई आपके घर पे गिनने को है, बोले घर में कितने सदस्य हैं? तो राशन कार्ड पे तो नाम आपके सबका है, तो उन्होंने यहाँ पे गिन लिया। वही आदमी अगर पूना जाता है और वहां पे दोबारा पूछता है, तो फिर पॉपुलेशन की गिनती में क्या हो सकती है? डबल काउंटिंग हो सकती है कि नहीं? ये सब अवॉइड करने के लिए कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे कि नहीं, कि सही तरीके से पॉपुलेशन को कैसे गिना जाना चाहिए। और ये गिनती होती है, घर घर जाके गिनती होती है। आपको पता है आपके डोर पे कभी कभी चौक से कुछ लिखा होता है, 112/3 फलाना ढिकाना कुछ। दे आर नथिंग बट अ पीपल हु आर रोमिंग अराउंड टू calculate the population of a nation, and with the population they also collect various amount of data। मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, एजेड कितने हैं, कोई नया पैदा हुआ क्या, कोई मरा क्या, ग्रेजुएट कितने हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, कम पढ़े लिखे कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, एंड सो ऑन। अब इन सब फिगर का सरकार क्या करेगी? जरूरी है सरकार के लिए, अगर उनको सही दिशा में सही नीतियां बनानी है, पॉलिसी बनानी है, ताकि ये देश को और अच्छे से आगे बढ़ाया जा सके, तो उनके पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन का होना भी उतना ही जरूरी है। पर क्योंकि अब मॉडर्न एज है, टेक्नोलॉजिकल एज है, तो आने वाले समय में ये सब चैलेंजेस कम होंगे, इसमें एरर भी
कम होंगे और अच्छी फिगर्स और करेक्ट फिगर हमें देखने को मिल सकती है। However, 1872 has been popularly labeled as first population census in India। भारत में ऑफिशियल तब जब अंग्रेजों का राज था, उन्होंने पूरे भारत की पॉपुलेशन को गिना और पहली बार फिगर जारी किए कि इतने इस देश की क्या है, पॉपुलेशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कब हुआ था? 1872 में। ऑन 11 जुलाई 1987 वर्ल्ड पॉपुलेशन क्रॉस 500 करोड़। इसको हो सके तो याद रख लो, आई एम नॉट श्योर कि इस पे क्वेश्चन पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, पर पूरे दुनिया की पॉपुलेशन 500 करोड़ को क्रॉस कर गई। कौन से तारीख को? 11 जुलाई 1987 को। 11 जुलाई इज ऑब्जर्व एट द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसको हाईलाइट कर लो, इस पे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? 11 जुलाई 11 जुलाई एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इट। सेलिब्रेट करो, क्या कोई डे होता है तो क्या करना होता है, उसको सेलिब्रेट करना होता है ना सो। अच्छा चलो, स्टिमुलेट योर मेमोरी, अपनी यादों को ताजा करो। देखो कुछ लिखा है क्या? बस, फाइंड आउट द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन दैट यू हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 8 एंड स्टैंडर्ड 10। था क्या 8 और 10 स्टैंडर्ड में पॉपुलेशन नाम की कोई चीज? हाँ थी। कौन से सब्जेक्ट में थी? ज्योग्राफी। इन द सब्जेक्ट ऑफ क्या? ज्योग्राफी। इसमें आपको सेक्स रेशो के बारे में आपने पढ़ा होगा, मेल वर्सेस फीमेल। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब कितने स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, या पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। एज कंपोजिशन मतलब बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, एंड सो ऑन। और अर्बनाइजेशन मतलब रूरल एरिया में कितने लोग रहते हैं और नॉन रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में कितने लोग रहते हैं। ये सब बाइफर्केशन आपने कभी ना कभी तो अपने लाइफ में पढ़े होंगे। तो ऐसा कोई नया नहीं है इस चैप्टर में कि जो मैं पढ़ाऊं और तभी आपको समझे, या आप पढ़ लो तो आपको समझ में आएगा, नहीं। ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जब भी हमें पॉपुलेशन नाम का टॉपिक पढ़ना होता है या इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, तो हम आमतौर पे फिगर्स को एनालाइज करते हैं। फिगर्स मतलब क्या? ट्रेंड्स, कि समय के अनुसार आंकड़े कैसे कैसे बदले हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेंड बोलते हैं। तो हमारे देश के पॉपुलेशन का ट्रेंड समझते हैं, इस टेबल में दिया है। इंडिया पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज इन साइज। हाँ कि ना? हाँ। इट इज ग्रोइंग रैपिडली। एक तो ज्यादा है और ऊपर से इसकी स्पीड भी ज्यादा है, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रही। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द साइज, स्ट्रक्चर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज ऑब्टेन थ्रू कौन सा सर्वे? सेंसस। तो इसमें क्या क्या गिनते हैं? इसमें गिनते हैं कि साइज मतलब कितने लोग हैं, पॉपुलेशन कितनी है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके अदर कैरेक्टरिस्टिक, सेक्स रेशो क्या है, एजेड कितने हैं, कम एजेड कितने हैं, ग्रेजुएट कितने हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, खेड़ों में कितने रहते हैं, शहरों में कितने रहते हैं, जॉब कितने करते हैं, बिजनेस कितने करते हैं, हाउस वाइफ कितनी है, एंड सो ऑन। ठीक है। टेबल नंबर 6.1 ऑब्जर्व द ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसमें कुछ है नहीं समझने जैसा, फिर भी हम टेबल को पढ़ेंगे। 1911 में हमारा पॉपुलेशन कितने करोड़ था? लगभग 25 करोड़। 1921 में जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि 25.2 से घटकर कितने पे आ गया? 25.1 पे। तो हमारा जो ग्रोथ रेट है ये पॉजिटिव नहीं है, क्या है? नेगेटिव। मतलब पॉपुलेशन बढ़ा नहीं बल्कि घटा। अब 25.2 से 25.1 हुआ तो 100 से कितना? तो वो घटेगा 99.97, मतलब ग्रोथ रेट कितनी हो गई? निगेटिव हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद हमने कभी जीवन में पीछे मुड़ के देखा नहीं। फिर 25 से 27, 27 से 31, 31 से 36, 36 से 43, 45, 55, 55 से 68, फिर लगभग 85, फिर 103, और फिर सीधा धड़ाम से सेंचुरी मार के बैट दिखाई दी हमने दुनिया को कि हम किसी से कम नहीं। लोगों ने बहुत सीरियसली ले लिया। कौन से साल को? 1921 को। आइला पॉपुलेशन घट गया, आओ बढ़ाते हैं। तो फिर लोगों ने उसके बाद जो चालू किया पॉपुलेशन को बढ़ाना, रुके ही नहीं। अब मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन जो हुआ था 1911 के बाद 1921 तक, इसको एक खास नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोला जाता है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। कारण है उसका, ऐसे ही नहीं बैठे बिठाए लोगों का पॉपुलेशन क्या हो गया? कम। कि ऐसा नहीं ट्यूशन फी बहुत बढ़ गई थी। अब 2 बच्चों को पालना उतना आसान नहीं है। आजकल लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं? पॉपुलेशन बढ़ाने से पहले या बच्चा पैदा करने से पहले कि भाई इतना मेंटेनेंस हम कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि आज एक बच्चा बड़ा करना कोई आसान काम नहीं है।
यवतमाल में अभी वो आ रहा है डे बोर्डिंग स्कूल, कुछ 1 लाख 1.5 लाख रुपए फर्स्ट स्टैंडर्ड का उसका क्या है, फीस है पहली का। मेरा तो पूरे जीवन की एजुकेशन में इतना खर्चा लगा नहीं। पर खैर ठीक है, ये जरूर सोचना पड़ता है। पर पहले के लोगों को ऐसा कुछ था नहीं, ट्यूशन व्यूशन इतनी कुछ हाई फाई होती नहीं थी, एजुकेशन पे खर्चा नहीं, लिविंग पे खर्चा नहीं, उल्टा अच्छा था उनके लिए। एक बच्चा पैदा होता है तो खेत में काम करने के लिए एक और मजदूर घर पे ही मिल जाता था, बाहर से मजदूर लाने की जरूरत नहीं थी। और ये सच है। हाँ, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, मोबाइल नहीं थे तब, करेंगे क्या, तो टाइम पास करने के लिए कुछ था नहीं। चलो, मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन कहां से कहां तक, 1911 से 1921 तक। चलो ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो। देयर वाज अ मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन फ्रॉम 25.2 करोड़ से 25.1 करोड़ इन 1921। थस देयर वाज अ नेगेटिव ग्रोथ रेट ड्यू टू स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स सच एज इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा, प्लेग, मलेरिया। बहुत भयंकर वाली बीमारियां आई थी इसमें। सूरत का प्लेग के बारे में आपने सुना था? सूरत एक सिटी थी जहां पे वो चूहों से एक बीमारी आती थी। कोरोना ने इतने नहीं मारे जितने उस जमाने में किसने किससे मरे थे, प्लेग से। तो वो चूहों में कुछ वायरस आ गया था, उसकी वजह से लोगों को बुखार वगैरह कुछ आ जाता था, और कुछ दिनों में वो लोग एकदम बुरी मौत मरते थे, और तब उनका इलाज समय पे हो नहीं पाया था। वो एक कारण था कि बहुत ही बड़ी मात्रा में भारत में लोग मारे गए और पॉपुलेशन हमारा कम हुआ। Year of Great Divide. The decadal growth of population was negative during the period of 11 to से लेके 21 तक. After 21, there was a continuous increase in population. Hence, the Censor Commissioner of India has designated year 1921 as year of क्या, Great Divide. तो इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रहेगा 1921। अब जो ये पॉपुलेशन पिछले 100 सालों में 1911 से लेके तो अभी 2011 तक जो भी प्लस माइनस हुआ है, इसके कुछ काम, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बारे में कुछ जानकारी नीचे के पैराग्राफ में दी है, जिसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, हो सके तो याद रखेंगे ऐसी कुछ फिगर। इसका कारण भी याद रख लो, ये जो लोग मरे थे ना, इसका कारण क्या था, इन्फ्लुएंजा, क्लोरेरा, प्लेग और मलेरिया। ये सब बीमारियां है, सबकी बीमारियों के बारे में थोड़ा थोड़ा तो जानते हो। इन्फ्लुएंजा मतलब बुखार, सर्दी, खांसी। क्लोरेरा वो गंदा पानी पीने से होता है। उसके बाद प्लेग वो चूहों से होता है। मलेरिया वगैरह मच्छर से होता है। पॉजिटिव ग्रोथ रेट 1931 से लेके तो 1941, इंडिया रिकॉर्डेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 1 to 1.3% अराउंड दिस फिगर। तो मतलब साल में अगर 1 से 1.3% की ग्रोथ रेट हमने अचीव की। फिर 1951 के बाद तो हमें आजादी मिल गई थी, अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के चले गए थे। फिर तो बनता था क्या करना, सेलिब्रेशन, कि हम क्या हो गए, एक आज आजाद देश है, और आजाद देश में बच्चे बहुत पैदा हुए। फिर बिटवीन 1951 टू 1971 पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 36 करोड़ टू सीधा कितना, 54। तो इधर हमें आजादी मिली, इधर लोगों ने अर्धशतक पूरा किया। दिस शोज दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ ट्रमेंडस राइज इन पॉपुलेशन। खुश थे लोग कि इतना झगड़ा करने के बाद हमने अंग्रेजों को क्या कर दिया, भगा दिया, अब हमारी औलादे आजाद हिंदुस्तान में पैदा होगी। करो फिर पॉपुलेशन। फिर तो क्या था, एक बार बम फट गया, किसका, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन का क्या हो गया, एक्सप्लोजन, धड़ाम से एकदम से क्या बढ़ने लगी, पॉपुलेशन। क्यों बड़ी होगी, ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया एक्सपीरियंस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बिकॉज ड्यूरिंग दिस 3 डिकेड्स, कहां से कहां तक, 71 से लेके 2001 तक, एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज मोर देन कितना परसेंट, 2%। अब इतने बड़े देश में 2% का ग्रोथ कोई मामूली चीज होती नहीं। आप इमेजिन करो ना, आपके पास 50 करोड़ रुपए है, कितना है, 50। हर साल अगर आपको 2% का भी इंटरेस्ट मिले तो आपके 50 करोड़ कितने तेजी से बढ़ेंगे, बढ़ेंगे कि नहीं। पॉपुलेशन के साथ भी हुआ, इतने बड़े पॉपुलेशन में 2% पर एनम का ग्रोथ रेट कोई छोटी बात नहीं है। स्लो डाउन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, बाद में थोड़ा सा लोगों का क्या हुआ पता नहीं, मूड चेंज हो गया, और उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ रही थी पर ग्रोथ रेट कम हो गया। अब सुनो, पॉपुलेशन का बढ़ना तो कभी कम हुआ नहीं, पर ग्रोथ रेट क्या हुआ है, कम हुआ है। ग्रोथ रेट मतलब स्पीड ऑफ इंक्रीज। There was an indication of slowdown in the growth rate of population from 1.9% in 2001, 1.4% in 2011, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी हमारा ग्रोथ रेट और भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो समय के साथ इसमें फर्क है, आगे आप पढ़ोगे, इसकी बहुत सारी थेरीज है। जैसे जैसे देश डेवलप होता चला जाता है,
जैसे जैसे लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते चले जाते हैं वैसे वैसे ऑटोमेटिकली उस देश का पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या होता है, कम होता है। क्योंकि अनपढ़ लोग बड़ी फैमिली को प्रीफर करते हैं और पढ़े लिखे लोग छोटी और सुखी फैमिली को प्रीफर करते हैं। इसका उदाहरण आप भी देखोगे, पारधी बेड़े पता है आपको, वो पारधी लोग जो सुबह घूमते हैं। सबसे अनपढ़ और जाहिल अगर कोई ग्रुप है आज के हमारे सोसाइटी में तो वो कौन से लोग हैं, पारधी। बिल्कुल साफ सफाई नहीं रखते, हाइजीन नहीं रहता, वो बिल्कुल गंदे तरीके से रहते। उनको देखो, वो बच्चे पैदा करने में कसर ही नहीं छोड़ते, पता नहीं क्या है। पर कोई पढ़ा लिखा और अच्छा, अपने घर को अच्छा बढ़ाने वाला या आगे बढ़ाने की जो सोचता है वो ज्यादा बड़ी फैमिली बनाता नहीं है। ये रीजन है, ये सारे रीजन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। थेरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अब ये सारी थेरीज आपको दी गई है, वन बाय वन अपन थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। पहला है माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। क्या नाम था इसका, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। अब इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में कई लोगों ने अपना योगदान दिया है, कई लोगों ने लिखा है, उससे सब्जेक्ट बना इकोनॉमिक्स। अब पॉपुलेशन की स्टडी भी इकोनॉमिक्स की स्टडी का क्या है, एक पार्ट है। उस पे भी कई लोगों ने रिसर्च किए हैं, उसमें से एक थे थॉमस रॉबर्ट माल्थस। तो इसलिए इसको माल्थसियन थ्योरी ऐसा बोला जाता है। क्या लिखा है इन्होंने, propounded this theory in the books and essay on the principles of क्या, पॉपुलेशन। लो, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पे क्या लिख डाला, ऐसे लिख डाला, ग्रंथ लिख डाला in 1798 and modified some of its conclusion in the next edition in 1803। तो इन्होंने काफी लिखा है। क्या बोला इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो उनकी किताब का नाम, उनका नाम और कौन से साल में उन्होंने अपने बातें कही, वो तीन चीजें दी हुई है। तो आपको तीन चीजें नाम में रखनी चाहिए। और इसका है थेरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें है पहली थेरी किसकी, थॉमस रॉबर्ट माल्थस की। हो सके तो उनकी बुक का नाम याद कर लो, क्या है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ क्या, पॉपुलेशन। इसका पहला एडिशन आया था 1798 में, और फिर 5 साल बाद उन्होंने एक और एडिशन निकाला, इसमें अपनी ही कुछ बातों को उन्होंने फिर से दोबारा बताया। अकॉर्डिंग टू माल्थस पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर कोई चीज प्लस से बढ़ती है तो उसको एपी बोला जाता है। जैसे 5, 10, 2, 4, 6, 8, 10, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर ये मल्टीप्लिकेशन से बढ़े, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, तो इसको कौन सा प्रोग्रेशन बोला जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये पॉपुलेशन बढ़ता है, तो इन्होंने कहा कि जब जब किसी भी देश का पॉपुलेशन बढ़ना चालू होगा तो एपी में नहीं बढ़ेगा, किस में बढ़ेगा, जीपी में, मतलब मल्टीप्लिकेशन में। जैसे 2 का 4, 4 का सीधा 8, फिर 8 का 16, 16 का 32 एंड सो ऑन। एंड फूड सप्लाई इंक्रीजेस इन अरिथमेटिक। तो इन्होंने कुछ अभ्यास किया होगा तभी तो बोला। अब बढ़ती पॉपुलेशन के साथ फूड सप्लाई बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग बढ़ेंगे तो उनको खाने को भी ज्यादा लगेगा। तो फूड सप्लाई पर एपी में बढ़ता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसका परिणाम क्या होगा, जिस भी देश में पॉपुलेशन का बढ़ना चालू होगा वहां लोग ज्यादा बढ़ेंगे पर अनाज की पैदावार उतनी तेजी से बढ़ेगी नहीं। तो क्या बढ़ेगी, भूखमरी। क्या बढ़ेगी, गरीबी। क्या बढ़ेगी, लूटमार। फिर खाने को नहीं मिला तो लोग एक दूसरे से छीन के खाएंगे कि नहीं, फिर ये देश कभी तरक्की कर पाएगा कि पीछे रह जाएगा। भारत के साथ यही हुआ है कि नहीं, जितने स्पीड से क्या बढ़ा हमारा पॉपुलेशन क्या उतनी स्पीड से हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ा क्या। अब नहीं बोलो या हाँ बोलो, ये आपको थोड़ा पढ़ के जवाब दो तो ज्यादा अच्छा होगा। हमने अभी तक तो अच्छा ही अचीव किया, मतलब भारत में आज हमारे देश के किसान इतना अनाज उगा लेते हैं जितना भारत में हमारे लोगों को खाने के लिए जरूरी है। तो कम से कम हम अनाज के मामले में तो भी अभी तक दूसरों पे डिपेंड नहीं है। जिस तरह से हम पेट्रोल डीजल के लिए पूरी तरह से दूसरों पे क्या है, डिपेंड है, वो हालत हमारी अनाज में नहीं है। तो हमने थोड़ा सा माल्थस को रॉन्ग साबित किया है। हमने जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ाया उतनी तेजी से फूड ग्रेन का प्रोडक्शन भी बढ़ाया है, इसलिए तो हमारे देश में अनाज की कभी कमी होती नहीं है। और लोगों का नेचर भी है दान पुण्य करने का। अगर आप कमाते अच्छा हो तो आप खाना खिलाते हो लोगों को, ताकि जो नहीं कमा सकते या अनफॉर्चुनेटली नहीं खा सकते, खुद का पेट नहीं भर सकते, कम से कम वो भूखा ना रहे। ये हमारी सोच है कि नहीं, सबके घर में है। हमको फील होता है, आज भी कोई भूखा दिख जाए तो अपन अपना 2 रोटी तो भी उसके साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो चलो, इट्स अ गुड थिंग इन अवर सोसाइटी। दिस क्रिएट्स इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड क्या, फूड सप्लाई। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि सब जगह लागू हो, ऐसा मानना किसका था, थॉमस रॉबर्ट माल्थस का। और उन्होंने अपनी थ्योरी को नाम क्या दिया, माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन के बारे में और क्या कहा माल्थस ने, माल्थस स्टेट दैट करेक्शन ऑफ द इम्बैलेंस कैन बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रिवेंटिव चेक्स
सच एज लेट मैरिजेस। अगर किसी देश में ये परिस्थिति आ गई है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ जीपी में हो रहा है और फूड ग्रेन का प्रोडक्शन एपी में बढ़ रहा है, तो फिर तो उस देश में इम्बैलेंस आएगा, उस देश की तरक्की को बहुत बड़ा झटका बैठेगा। और तब उस देश के नेताओं को, राज्यकर्ताओं को ये बात सोचनी पड़ेगी कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा। इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, कुछ प्रिवेंटिव चेक्स अप्लाई करने पड़ेंगे, कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम किया जा सके और फूड प्रोडक्शन की ग्रोथ को बढ़ाया जा सके, ताकि ये जो गैप है पॉपुलेशन में और फूड सप्लाई में ये कम से कम रहे और कोई एटलीस्ट भूखा तो भी ना रहे। उन्होंने क्या बोला, फिर क्या करना चाहिए एक देश में अगर ये समस्या आ चुकी है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कुछ ज्यादा ही हो गई, तो उसके लिए पहला काम करो, ऐसा क्या करना चाहिए, लेट मैरिज। अब हिंदुस्तान में पहले क्या होता था, बाल विवाह होता था, बहुत ही अपने आपके दादियों के जमाने की बात कर रहा हूँ, बहुत ही कम उम्र में उनकी क्या हो गई थी, शादियां हो गई। अब शादी अगर कम उम्र में हो जाएगी तो जाहिर सी बात है अब बच्चे भी ज्यादा पैदा होंगे, क्योंकि फीमेल को जैसा एक भगवान ने ये दिया है रिप्रोडक्शन सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसकी एक एज होती है कि एट द एज ऑफ 35 वुमन कैन रिप्रोड्यूस विदाउट एनी एफर्ट्स और कंफर्टेबली। और अगर शादी जल्दी हो जाए तो फिर वो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी जल्दी आ जाती है, तो फिर काफी समय रहता है। आजकल 35 साल तक अगर आप एक प्रेगनेंसी रख के बच्चा पैदा कर सकते हो, तो आजकल लड़कियां पढ़ लिख के जॉब करके सेटल करके शादियां ही 25 से 28 की उम्र में करती है। उसके बाद और अपने आप को समय देने के बाद 31 साल में पहली डिलीवरी करती है। तो ज्यादा से ज्यादा एक बच्चा या क्या दो बच्चा, एंड देन दे स्टॉप। पहले ऐसा नहीं था, पहले 15 साल में शादी हो गई, 16-17 साल में पहला बच्चा हो जाता था, फिर 2 साल बाद और एक बच्चा, फिर और एक बच्चा, फिर और एक बच्चा। तो भाई कैसा रोके। अब समाज में परिवर्तन लाना इतना आसान नहीं होता। आप लोगों को बोलो कि खबरदार अगर जल्दी बच्चा पैदा किया तो इट इज नॉट ठीक, लोग मानेंगे क्या आपकी बात, नहीं। फिर उसके लिए कानून लाओ, कानून लाओ तो सबसे पहले तो एज, मैरिज का एज क्या कर दो, फिक्स कर। तो हमारे देश में पहले नहीं था ऐसा, बाद में लड़कियों की मैरिज की एज कितनी, 18, और लड़कों की कितनी, 20। अभी आपको पता है लड़कियों की भी एज 21 करने के बारे में चल रहा है। करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि पॉपुलेशन से बनने वाली समस्याएं हम पर इतनी हावी ना हो जाए कि एक समय ऐसा आएगा कि अब क्या किया जाए किसी को समझ में नहीं आएगा। इसके लिए समय रहते कदम उठाना जरूरी है। पर ऑफिशियली माल्थस को श्रेय जाता है, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि आप लेट मैरिज को प्रमोट करो, जिससे आपको पॉपुलेशन रोकने में क्या मिलेगी, मदद। और क्या कर सकते हैं, मॉरल रिस्ट्रेंट। अब मॉरल रिस्ट्रेंट मतलब लोगों को प्रोत्साहित करो कि भाई बेवजह बड़ी फैमिली बना के कोई फायदा नहीं है, इसमें आपका फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। सारा का सारा परिवार गरीबी में जिएगा, इससे अच्छा छोटे परिवार रखो, मेहनत करो, अच्छे पैसे कमाओ और सुखी जीवन जियो। तो इस तरीके से दो काम सरकारों ने और समाज सेवकों ने करने चाहिए। ऐसा दुनिया वालों को किसने बताया था, माल्थस। और आप मानते हो कि नहीं कि इन दो कदमों से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो क्या आज हमारे देश में लेट मैरिज को प्रमोट किया जा रहा है, किया जा रहा है। क्या हमारा मॉरल रिस्ट्रेन होता है, हम एड्स देखते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। और ऐसे स्लोगन्स पढ़ने में आते होंगे ना आपको, जहां पे आपको ये बार बार बताया जाता है कि भाई परिवार कैसा रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। He also mentioned about positive and natural checks such as natural calamity। अब इसका कहना बहुत, ये बहुत ब्लैक और डार्क बात कही है उसने। वो बोला कि अगर सरकारें कुछ नहीं करती है बढ़ते पॉपुलेशन को रोकने के लिए, तो ऐसे देशों में समय समय पे ऑटोमेटिकली क्या आएगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, या कोई कोरोना जैसा पैंडेमिक आएगा, बीमारी आएगी, और लोग अपने आप क्या होंगे, मरेंगे और पॉपुलेशन कम होगा। देखो भाई सृष्टि अपना बैलेंस बना लेती है, अगर आप अति करो तो नेचर को पता है कि उसको बैलेंस कैसे किया जाना चाहिए। पर ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ गई फिर एकदम बुरा साल आ गया और लाखों करोड़ों लोग मर गए, दिस इज पेनफुल। उससे अच्छा सरकारें ही कदम उठाए और समझ के और संभल के पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, तो दिस इज इवन अ बेटर आइडिया। तो ये जो आती है नेचुरल कैलेमिटी, इसको माल्थस ने क्या नाम दिया, पॉजिटिव और नेचुरल चेक। आगे क्या लिखते हैं, नेचुरल चेक ऑपरेट्स इन अ वॉश आउट ऑफ एक्सेस पॉपुलेशन एंड थस बैलेंस इज मेंटेन। जब भी ऐसा भगवान को लगता है कि कुछ ज्यादा ही लोग हो गए, इतने लोगों की कोई जरूरत नहीं है, तो नेचुरली भगवान कुछ ना कुछ विपदा लाके ये एक्सेस पॉपुलेशन को क्या कर देता है, वॉश आउट कर देता है। However, preventive checks are more dependable out of two। और आपको अगर चॉइस दी जाए कि भारत के प्रधानमंत्री बन गया और लो निर्णय लो, आपको क्या सही लगता है भारत के लिए, तो क्या निर्णय लोगे,
लेट मैरिज को प्रमोट करोगे, लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करोगे छोटा फैमिली बनने के लिए, या लोगों को बोलोगे कोरोना आया है, जाओ जाके उदम मराओ, बचाओ और मरो ताकि देश का पॉपुलेशन क्या हो, कम हो। ये अच्छी बात है कि पहली वाली बात अच्छी है? पहली वाली बात। हर राजा का और हर राज्य का और हर सरकार का तो यही मानना रहता है कि देश की जनता जितनी भी रहे कैसा जीवन जिए, अच्छा सुखी और खुशहाल जीवन जिए। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स है, आपको अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को समझना है तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें तीन चीजें, एक है बर्थ रेट, एक है डेथ रेट और एक है कौन सा, सर्वाइवल रेट। बर्थ रेट मतलब क्या? बर्थ रेट मींस द नंबर ऑफ बर्थ ऑकरिंग पर थाउजेंड ऑफ अ लिविंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ईयर। वैसे तो 100 से भी लिया जा सकता था कि 100 लोगों के पीछे कितने लोग पैदा होते हैं और कितने लोग मरते हैं, पर पॉपुलेशन में 100 एक बहुत ही कम फिगर हो जाती है क्योंकि पॉपुलेशन ही करोड़ों में है। तो हमारा जो ग्रोथ रेट है, सॉरी बर्थ रेट है, और कौन सा रेट है, डेथ रेट, इसको हम पर 1000 पीपल के पीछे गिनते हैं। तो अगर 1000 लोगों में 60 लोग हर दिन पैदा होते हैं तो हमारा पर डे बर्थ रेट कितना परसेंट माना जाएगा, 6%। और अगर 1000 लोगों में 50 लोग हर दिन मरते हैं तो हमारा डेथ रेट कितना परसेंट माना जाएगा, 5। अब अगर हमारा ग्रोथ रेट 6% है, हमारा सॉरी बर्थ रेट 6% है, हमारा डेथ रेट कितना है 5%, तो हमारा ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए, 1%। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि बर्थ रेट है 5%, डेथ रेट है कितना परसेंट, 6 रेट, तो ग्रोथ रेट कितना होगा, -1%। फिर आते हैं डेथ रेट। द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 ऑफ अ लिविंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड एज कौन सा रेट, डेथ रेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मॉर्टेलिटी रेट। तो बर्थ रेट को तो बर्थ रेट ही बोलते हैं, पर डेथ रेट के दो नाम है, कौन से रेट, डेथ रेट और मॉर्टेल। अब अगला है सर्वाइवल, जो पैदा तो हुए पर मरे नहीं, वो सर्वाइव कर गए। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज नोन एज कौन सा रेट, सर्वाइवल रेट, या इसी का दूसरा नाम है कौन सा रेट, ग्रोथ रेट। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, आप लिख लो। सर्वाइवल रेट को दूसरा कौन सा रेट बोलते हैं, ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। दिस शोज द एक्चुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सर्वाइवल रेट या ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है बर्थ रेट माइनस कौन सा रेट, डेथ रेट। कल के लेक्चर में अपन थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी पढ़ेंगे, बराबर है। माल्थस ने पॉपुलेशन के बारे में बोला था कि पॉपुलेशन बढ़ता है कैसा, जीपी में, पर फूड का प्रोडक्शन बढ़ता है एपी में। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको दो कदम उठाने चाहिए, एक लेट मैरिजेस और दूसरा मॉरल, आपका जो एडवर्टाइजमेंट है या कैंपेन है जिसको उन्होंने मॉरल रिस्ट्रेन, लोगों को नैतिकता के आधार पे आह्वान करना चाहिए कि भाई ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश के लिए और आपके परिवार के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और अगर आप कुछ ना करो तो नेचुरल बैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब पॉपुलेशन क्यों बढ़ता है क्यों घटता है, इसके बारे में एक थ्योरी और दी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्या, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 4 ही लाइनें मैं पढ़ लेता हूँ तो फिर कल नया टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, देन सी यू टुमारो, दिन कल देख। थैंक यू सो मच।